हेलो। हे, शांत होइए अब। बहुत हल्ला करते हैं आप लोग। नोट्स में किस चीज को स्किप करे, किसे डाले, मतलब शॉर्ट नोट। कल समझाए हैं, नहीं समझे हैं? हैं? समझे हैं? देखिए, अगर नहीं समझे हैं, थोड़ा सा भी डाउट है, संस्थान के यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो है, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। संभवतः 8-10 मिनट का वीडियो होना चाहिए। वो 9 मिनट का है, तो 9 मिनट अपना कीमती समय जो है उस वीडियो पर दे दीजिए। अपने समझ जाइएगा। समझे? अरे सीधा सा बात है महाराज, जो बात याद नहीं है उसको लिखना है। अगर उस चैप्टर से रिलेटेड कोई किताब पढ़े, किताब में कोई नया फैक्ट मिला, उसको लिखना है। क्वेश्चन बैंक कर रहे हैं, टॉपिक से रिलेटेड है। जैसे भारत एक परिचय टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बैंक में कोई क्वेश्चन मिला, वो आपको याद नहीं है, वो आप नहीं जानते हैं, उसको शॉर्ट नोट्स में लिखना है। और क्या है शॉर्ट नोट्स बनाना? अब ये नहीं कि पूरा टॉपिकों को लिख दिए शॉर्ट नोट्स में। अब ये भी नहीं होना चाहिए। मतलब पहले आप एक बार याद कीजिए चीजों को, पहले एक बार याद कीजिए, और याद करने के बाद किसी को कहिए पूछे, और पूछेगा तो उसमें पता चल जाएगा क्या याद है क्या याद नहीं है। जो याद नहीं है उसको शॉर्ट नोट्स में लिख लेना है। शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है अगर किसी चैप्टर में 50 जानकारी है तो उसमें से मैक्सिमम 10 को शॉर्ट नोट्स में लिखना है, जो एग्जाम ओरिएंटेड हो और जो आपको याद ना हो। और क्या, इसमें थोड़े कुछ है। तो पहला चैप्टर ज्योग्राफी का खत्म होते होते ज्योग्राफी के पहले चैप्टर का आप शॉर्ट नोट्स बनाइएगा तो, और दिखाइएगा थोड़ा सा, मतलब उससे एक आइडिया आ पाएगा कि आप चीजों को कर पा रहे हैं, बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं। समझ गए? तो ज्योग्राफी फर्स्ट चैप्टर प्रयास करते हैं आज खत्म कर देने का। अगर आज नहीं होगा तो कल तो हो ही जाएगा, कल पक्का हो जाएगा। और जब कल हो जाएगा तो कल शुक्रवार भी है, फिर आपको शनिवार रविवार 2 दिन का समय मिलेगा। उस 2 दिन के समय में आप पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, और शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हैं। समझे? तो उससे एक हो जाएगा कि आप बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। देखिए, कोई भी काम जब आप शुरू करते हैं ना, तो अचानक ऐसा नहीं होता है कि आपसे हो जाता है। आपको जो ही समझ में आता है, जितना हम आपको समझाए हैं, जो आप समझे हैं, उसमें आपसे जितना हो पाता है, जितना बन पाता है, उतना आप जरूर कीजिए और दिखाइए। जो दिक्कत होगा हम बताएंगे कि यहां पर आपने दिक्कत किया है। और हर किसी के शॉर्ट नोट्स में अलग अलग बात होना चाहिए। अभी नहीं चाहिए को कोई बनाया और सब उसका छाप लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि आपने बनाया ही नहीं है, आपने कॉपी किया है, कट पेस्ट कॉपी आपने किया है। क्योंकि देखिए,
हर किसी का माइंड अलग अलग होता है, माइंड का लेवल अलग अलग होता है। किसी को कोई बात याद रहता है और किसी को कोई बात याद नहीं रहता है। जैसे इसको जो बात याद है हो सकता है इसको ना हो याद, और इसको जो बात याद है हो सकता है इसको ना हो याद, तो ये वाला बात हो जाता है। ठीक है, तो यही है और तो कुछ है नहीं। तो आइए पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने से पहले 2 4 5 क्वेश्चन पूछते हैं हम आपसे, ठीक ना? और जवाब दीजिए और तब फिर तो आगे बढ़वे करेंगे। और एक और सवाल था, वो सवाल का जवाब दे दिया। ऑनलाइन वाले लोग, आप ही लोग का सवाल था कि शॉर्ट नोट्स में क्या बनाए, शॉर्ट नोट्स में क्या लिखे क्या नहीं लिखे, ऑनलाइन वाला का सवाल था। और एगो सवाल था ऑनलाइन वाला का, पूरा ज्योग्राफी का नोट कब डालिएगा? पहला चैप्टर खत्म होते होते बोले न डाल देंगे, तो खत्म होने ना दीजिए, अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए गुरुजी सब, बताइए लक्षद्वीप सागर की अवस्थिति बताइए। लक्षद्वीप सागर कहाँ है? मालाबार तट और लक्षद्वीप के बीच में। चलिए बहुत बढ़िया। भारत के मुख्य भूमि के समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? 6100। बहुत बढ़िया है। कितना डिग्री देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय रेखा कर? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। कितना डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं? 180 डिग्री देशांतर रेखा। 180 डिग्री देशांतर रेखा, क्योंकि इसी देशांतर रेखा के पूरब पश्चिम जाने पर एक दिन समय जुड़ता है, एक दिन समय घटता है। तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। कितना डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते? अच्छा, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन? किबुथु। कौन काल्पनिक रेखा भारत को 2 बराबर भाग में विभाजित कर? कर्क रेखा। चलिए बहुत बढ़िया है, अच्छे आदमी हैं आप लोग लगता है ना। चलिए अब आइए, आइए अब समझते हैं। ठीक है, आइए देखिए, है बात बंद कीजिएगा, बात बंद कीजिए, आवाज नहीं आना चाहिए। जब हम बोलना शुरू कर दिए तो सबका मुंह बंद रहना चाहिए। देखिए, जो अपना देश भारत है, यानी जो हिंदुस्तान है, यानी जो इंडिया है, आप सब लोग जानते हैं भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, और हिंद महासागर का सामरिक दृष्टिकोण से, व्यापारिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से और आर्थिक दृष्टिकोण से, सभी दृष्टिकोण से भारत के लिए हिंद महासागर का काफी ज्यादा महत्व है। हिंद महासागर भारत के लिए राजनीतिक, आर्थिक, सामरिक, व्यापारिक हर दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, हर दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अब हिंद महासागर के अंतर्गत जो प्राकृतिक संसाधन है, जो प्राकृतिक संसाधन है, और हिंद महासागर के ही 2 संतान माने जाते हैं, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर।
हिंद महासागर के अंतर्गत ही बंगाल की खाड़ी और अरब सागर आता है। तो किसी भी देश से सटा जो समुद्री हिस्सा होता है, उस समुद्री हिस्सा पर उस देश से जो उस समुद्री हिस्सा पर समुद्र से सटे जो देश होते हैं, उस पर उस देश का ही अधिकार होता है। जैसे भारत बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के साथ सटा हुआ है, तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने का अधिकार भारत को है। भारत हिंद महासागर के साथ सीमा बनाता है। हिंद महासागर के अंतर्गत एक निश्चित सीमा तक प्राकृतिक संसाधन का दोहन करने का अधिकार भारत को है। अब प्राकृतिक संसाधन का दोहन करने का अधिकार भारत को है, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यह है कि जैसे मान लिया जाए बंगाल की खाड़ी, भारत से सटे बंगाल का खाड़ी का जो इलाका है, इस एरिया में भारत के जो मछुआरे हैं वो मछली पकड़ सकता है। इस एरिया में अगर मान लिया जाए कि प्राकृतिक, इस एरिया में अगर मिल जाए, मान लिया जाए कि पेट्रोलियम पदार्थ मिला या अन्य कोई भी खनिज संसाधन मिला, उस पर भारत का अधिकार हो जाएगा, उस पर भारत का अधिकार हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए केरल, केरल से सटा जो समुद्री तट है, अब यहां पर पेट्रोलियम पदार्थ मिल गया तो उस पर अधिकार भारत का होगा, उस पेट्रोलियम पदार्थ पर अधिकार भारत का होगा। अब देखिए, एक होता है प्रादेशिक जल सीमा, एक होता है संलग्न क्षेत्र मंडल और एक होता है अनन्य क्षेत्र मंडल। एक प्रादेशिक जल सीमा होता है, एक संलग्न क्षेत्र मंडल होता है और एक अनन्य क्षेत्र मंडल होता है। और जो अनन्य क्षेत्र मंडल होता है, अनन्य क्षेत्र मंडल के बाद का जो समुद्री इलाका होता है या सागरीय इलाका होता है या जो जलीय भाग होता है, उस जलीय भाग पर सभी देशों का एक समान अधिकार होता है। सभी देशों का एक समान अधिकार होता है, एक समान अधिकार होता है। ये बात आगे आपको और भी स्पष्ट होगा जब हम आपको प्रादेशिक, संलग्न और अनन्य क्षेत्र मंडल क्लियर कर देंगे, तो ये बात और भी आपको स्पष्ट होगा। देखिए, भारत की अगर बात की जाए तो भारत जो है समुद्र के साथ सटा हुआ है, बंगाल की खाड़ी नामक समुद्र के साथ सटा हुआ है, अरब सागर नामक समुद्र के साथ सटा हुआ है, हिंद महासागर नामक समुद्र के साथ सटा हुआ है। अब भारत का जो समुद्री सीमा रेखा है वो ये है। भारत का ये समुद्री तट है पश्चिमी भाग में। फिर पूर्वी भाग में जो भारत का समुद्री सीमा है वो ये है। तो ये जो समुद्री तट रेखा है, भारत जो समुद्री सीमा बनाता है, उस समुद्री सीमा के अंतर्गत भारत का जो तट रेखा है, समुद्री तट रेखा है या तट रेखा है, कोस्टल लाइन अंग्रेजी में कहा जाता है, कोस्टल लाइन संभवतः क्या होवे करता है, ठीक है, कोस्टल लाइन यानी तट रेखा या समुद्री तट रेखा,
अगर समुद्री तट रेखा को आप मानचित्र पर देख पा रहे होंगे तो जो ये समुद्री तट रेखा है ये सीधी आपको नजर आ रही है या टेढ़ी मेढ़ी नजर आ रही है? अरे बोर्ड पे लाइन खिंचा हुआ है, टेढ़ी मेढ़ी ना। हाँ, जो लोग बोल रहे हैं टेढ़ी मेढ़ी उसका दिमाग ठीक ठाक है, समझे। तो ये टेढ़ी मेढ़ी तट रेखा है, यानी भारत का समुद्री तट रेखा टेढ़ी मेढ़ी है। भारत का समुद्री तट रेखा जो टेढ़ी मेढ़ी है, इस टेढ़ी मेढ़ी समुद्री तट रेखा को जो सीधी रेखा, भारत का समुद्री तट रेखा जो कि टेढ़ी मेढ़ी है, इस टेढ़ी मेढ़ी समुद्री तट रेखा को जो सीधी लाइन, जो सीधी रेखा आपस में मिलाती है, उस सीधी रेखा को कहते हैं हम लोग आधार रेखा। उस सीधी रेखा को हम लोग कहते हैं आधार रेखा। तो यहां पर जो आपको एक सीधी लाइन नजर आ रहा है, जो समुद्री तट रेखा को आपस में मिलाने वाली जो सीधी लाइन आपको नजर आ रहा है, यही आधार रेखा है। अब आधार रेखा और स्थलखंड, ये भारत का स्थलखंड है। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये भारत का स्थलखंड है और ये आधार रेखा है। आधार रेखा और स्थलखंड के बीच में जो ये जलीय भाग आपको नजर आ रहा है, ये जलीय भाग है। इस जलीय भाग को कहते हैं हम लोग आंतरिक जल। इस जलीय भाग को कहते हैं हम लोग आंतरिक जल। आंतरिक जल। तो ये आंतरिक जल कहलाता है। आधार रेखा और स्थलखंड के बीच में जो जलीय भाग है यह कहलाता है आंतरिक जल। क्या कहलाता है? आंतरिक जल। आंतरिक जल कहलाता है। आंतरिक जल कहलाता है। अब देखिएगा आप, प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई का निर्धारण हो या संलग्न क्षेत्र मंडल का निर्धारण हो या अनन्य क्षेत्र मंडल का निर्धारण हो, प्रादेशिक जल सीमा का निर्धारण हो या संलग्न क्षेत्र मंडल की लंबाई का निर्धारण हो या अनन्य क्षेत्र मंडल की लंबाई का निर्धारण हो, इन सभी के लंबाई का निर्धारण आधार रेखा से किया जाता है। आधार रेखा से। आधार रेखा को आधार बनाकर प्रादेशिक जल सीमा का निर्धारण होता है, संलग्न क्षेत्र मंडल का निर्धारण होता है और अनन्य क्षेत्र मंडल का निर्धारण होता है। अनन्य क्षेत्र मंडल का निर्धारण होता है। अब आधार रेखा से प्रादेशिक जल सीमा की जो लंबाई होती है, आधार रेखा से प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई 12 नॉटिकल मील होता है। 12 नॉटिकल मील। 12 नॉटिकल मील होता है। आधार रेखा से प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई की अगर हम लोग बात करें तो आधार रेखा से जो प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई होता है, प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई 12 नॉटिकल मील होता है। आधार रेखा से प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई की अगर बात की जाए तो यह होता है 12 नॉटिकल मील। 12 नॉटिकल मील होता है। 12 नॉटिकल मील होता है या 12 समुद्री मील होता है। 12 नॉटिकल मील या 12 समुद्री मील होता है। और अगर बात 1 नॉटिकल मील की जाए
तो 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1.8 किलोमीटर। 1.8 किलोमीटर, 2 किलोमीटर से थोड़ा कम, 1.8 किलोमीटर। तो जो प्रादेशिक जल सीमा का निर्धारण होता है वह आधार रेखा से होता है, और आधार रेखा से प्रादेशिक जल सीमा का विस्तार 12 नॉटिकल मील तक होता है। आधार रेखा से प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई 12 नॉटिकल मील तक होता है। और यह जो प्रादेशिक जल सीमा वाला खंड होता है, प्रादेशिक जल सीमा वाला जलीय भाग होता है, इस संपूर्ण जलीय भाग पर पूर्णतः भारत का अधिकार होता है। पूरी तरीका से भारत का अधिकार होता है, पूरी तरीका से पूर्णतः भारत का अधिकार होता है। और इस प्रादेशिक जल सीमा वाले इलाका में भारत हर प्रकार के संसाधनों का दोहन कर सकता है, सभी प्रकार के संसाधनों का दोहन कर सकता है। मतलब भारत के पूर्वी भाग में हो या भारत के पश्चिमी भाग में हो, आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा कहलाता है। और इस प्रादेशिक जल सीमा के अंतर्गत हर प्रकार के संसाधनों का दोहन भारत कर सकता है, हर प्रकार के संसाधनों का दोहन भारत कर सकता है। प्रादेशिक जल सीमा वाले इलाका में पूर्णतः भारत का अधिकार होता है। इसके बाद दूसरा होता है संलग्न क्षेत्र मंडल। अगर संलग्न क्षेत्र मंडल की हम लोग बात करें तो इसका भी जो निर्धारण होता है, इसका भी निर्धारण आधार रेखा से ही होता है। और आधार रेखा से संलग्न क्षेत्र मंडल का जो लंबाई होता है, जो विस्तार होता है, वो 24 नॉटिकल मील तक होता है। 24 नॉटिकल मील तक होता है, 24 नॉटिकल मील तक होता है। आधार रेखा से संलग्न क्षेत्र मंडल की लंबाई की अगर बात की जाए, संलग्न क्षेत्र मंडल की लंबाई की अगर बात की जाए तो आधार रेखा से संलग्न क्षेत्र मंडल की लंबाई 24 नॉटिकल मील होता है। लेकिन अगर प्रादेशिक जल सीमा से संलग्न क्षेत्र मंडल की लंबाई हम लोग के है, तो प्रादेशिक जल सीमा से संलग्न क्षेत्र मंडल की लंबाई है 12 नॉटिकल मील। ये तो 24 नॉटिकल मील होता है आधार रेखा से। लेकिन अगर प्रादेशिक जल सीमा से संलग्न क्षेत्र मंडल की लंबाई कहा जाए तो प्रादेशिक जल सीमा से संलग्न क्षेत्र मंडल की लंबाई होता है 12 नॉटिकल मील। ये बात समझ रहे हैं? नहीं ना कंफ्यूजन? और देखिए, आधार रेखा से संलग्न क्षेत्र मंडल की लंबाई 24 नॉटिकल मील, उसमें तो 12 नॉटिकल मील तक प्रादेशिक जल सीमा ही है। तो प्रादेशिक जल सीमा से संलग्न क्षेत्र मंडल 12 नॉटिकल मील, 24 में से 12 आपको घटाना होगा, 12 नॉटिकल मील हो जाएगा। और देखिए, प्रादेशिक जल सीमा यानी 12 नॉटिकल मील तक, तो 12 नॉटिकल मील तक तो प्रादेशिक जल सीमा होता है। यहां पर भारत हर प्रकार के संसाधनों का दोहन कर सकता है। लेकिन प्रादेशिक जल सीमा से संलग्न क्षेत्र मंडल जो 12 नॉटिकल मील में होता है, यहां पर भारत पर्यावरणीय कानून लागू कर सकता है, अप्रवासी कानून लागू कर सकता है। यहां पर भारत को प्रादेशिक जल सीमा से थोड़ा कम अधिकार होता है, थोड़ा कम अधिकार होता है। इसके बाद तीसरा होता है आपको अनन्य क्षेत्र मंडल। तीसरा होता है अनन्य क्षेत्र मंडल। और अनन्य क्षेत्र मंडल की अगर हम लोग बात करें तो जो अनन्य क्षेत्र मंडल होता है
जो अनन्य क्षेत्र मंडल होता है उसका निर्धारण भी आधार रेखा से किया जाता है, और आधार रेखा से अनन्य क्षेत्र मंडल की जो लंबाई होता है, आधार रेखा से अनन्य क्षेत्र मंडल की लंबाई होता है 200 नॉटिकल मील। आधार रेखा से अनन्य क्षेत्र मंडल की लंबाई अगर देखा जाए तो आधार रेखा से अनन्य क्षेत्र मंडल की लंबाई, अनन्य क्षेत्र मंडल की लंबाई अगर देखा जाए तो अनन्य क्षेत्र मंडल की लंबाई होता है 200 नॉटिकल मील तक, 200 नॉटिकल मील तक। लेकिन अगर कहा जाए कि प्रादेशिक जल सीमा से अनन्य क्षेत्र मंडल की लंबाई कितनी है, तो 200 में से 12 को घटा देना है, तो प्रादेशिक जल सीमा से अनन्य क्षेत्र मंडल की लंबाई 188 नॉटिकल मील। और अगर संलग्न क्षेत्र मंडल से अनन्य क्षेत्र मंडल की लंबाई पूछी जाए तो संलग्न क्षेत्र मंडल से अनन्य क्षेत्र मंडल की लंबाई 176 नॉटिकल मील, 176 नॉटिकल मील। और जो संलग्न क्षेत्र के बाद का हिस्सा होता है जो कि अनन्य क्षेत्र मंडल होता है, यहां पर भारत को और भी थोड़ा कम अधिकार प्राप्त होता है, और भी थोड़ा कम अधिकार प्राप्त होता है। देखिए आप समझिएगा, आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील प्रादेशिक जल सीमा, इसके भीतर भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त होता है। फिर प्रादेशिक जल सीमा से संलग्न क्षेत्र मंडल, यहां पर थोड़ा बहुत कम अधिकार प्राप्त होता है। फिर संलग्न क्षेत्र मंडल से अनन्य क्षेत्र मंडल, यहां पर थोड़ा और कम अधिकार प्राप्त होता है। और अनन्य क्षेत्र मंडल के बाद का जो समुद्री इलाका है, अनन्य क्षेत्र मंडल के बाद का जो समुद्री इलाका है, उस समुद्री इलाका पर, उस जलीय भाग पर विश्व के सभी देशों का एक समान अधिकार होता है। विश्व के सभी देशों का एक समान अधिकार होता है। और अब विश्व के सभी देशों में जो सबसे शक्तिशाली देश है, जिसकी नौसेना सबसे शक्तिशाली है, वो उस क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लेता है। तो सामान्य तौर पर आप देखते होंगे कि महासागरीय इलाका में अमेरिका जैसे देश, चीन जैसे देश, रूस जैसे शक्तिशाली देश जो है, रूस जैसे शक्तिशाली देश जो है समुद्री इलाका पर कब्जा कर लेता है, क्योंकि वो शक्तिशाली है। तो शक्तिशाली है तो स्वाभाविक सी बात है कब्जा करेगा। लेकिन इसके बाद का जो इलाका होता है उस पर विश्व के सभी देशों का एक समान अधिकार होता है। देखिए, अगर आप किताबी भाषा में नहीं समझे तो इसको अपने भाषा में समझिए। जैसे 2-3 एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे आप अपने घर में हैं, आपको अपने घर में सब अधिकार, जो करना है अपना करते रहिए। मान लिया जाए कि आप अपने बहन के ससुराल गए, वहां पर आपको थोड़ा कम अधिकार। अब मान लिया जाए कि आप अपने बहन के ससुराल के पड़ोसी के यहां गए, वहां पर और कम अधिकार। अब उसके अलावे अगर मान लिया जाए जान न पहचान मैं तेरा मेहमान, यानी एज इट इज किसी के यहां चले गए, अब कोई जान पहचान है ये नहीं तो कौन अधिकार, कोई अधिकार नहीं मिलेगा, पानियों तक नहीं मिलेगा, बैठने तक के लिए नहीं मिलेगा। समझे? तो ये होता है, समझे हैं? प्रादेशिक जल सीमा में सब अधिकार। प्रादेशिक जल सीमा से संलग्न क्षेत्र मंडल के बीच में थोड़ा कम अधिकार, संलग्न क्षेत्र मंडल से अनन्य क्षेत्र मंडल के बीच में थोड़ा और कम अधिकार, उसके बाद सबके लिए एक समान, सबके लिए एक समान। ठीक है, बात समझे कि नहीं समझे? समझ गए ना? और समझने के लिए तो समझिए गए हैं,
लेकिन इसको अगर आप सदा के लिए याद रखना चाहते हैं तो दूसरा एग्जाम्पल सुनिए। अब यही एग्जाम्पल आप लोग पे सूटे करेगा। मतलब पत्नी, पत्नी पर पूरा अधिकार, अपनी पत्नी हो, उसके बाद पत्नी की बहन यानी साली, उस पर थोड़ा बहुत अधिकार, मतलब उस पर भी 50% तो अधिकार होवे करता है। उसके बाद चचेरी साली, उस पर थोड़ा कम अधिकार, और उसके बाद गांव की साली, उस पर कोई अधिकार नहीं। समझे? इस आधार पे तो याद रहिए जाएगा। खैर ये सब पूछेगा नहीं, लेकिन हां, आधार रेखा से प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई कितनी है, आधार रेखा से संलग्न क्षेत्र मंडल की लंबाई कितनी है, आधार रेखा से अनन्य क्षेत्र मंडल की लंबाई कितनी है, या प्रादेशिक जल सीमा से संलग्न क्षेत्र मंडल की लंबाई कितनी है, या संलग्न क्षेत्र मंडल से अनन्य क्षेत्र मंडल की लंबाई कितनी है, ये सब प्रश्न आपसे पूछा जाता है। ये जो डाटा है 12, 24, 200, 176, 188, ये सब डाटा आपसे पूछा जाता है। समझ गए? समझने के दृष्टिकोण से ये सब एग्जाम्पल हम आपको दे दिए हैं और आशा करते हैं कि अब आप समझ गए होंगे। बात क्लियर है ना? तो याद क्या रखना है वो तो बताइए दिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर नोट में देखा जाए, इसके बाद आपके नोट में है द्वीप और प्रायद्वीप। द्वीप और प्रायद्वीप, आइए इसको जानते हैं थोड़ा सा, और द्वीप भारत के संदर्भ में जानेंगे। और द्वीप और प्रायद्वीप के बाद जो है अगला होगा आपको समुद्री तट, किस समुद्री तट को किस नाम से जानते हैं, और उसके आगे होगा चैनल और जल संधि, और उसके आगे होगा भारत जो 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा और 7 देशों के साथ जलीय सीमा बनाती है। ये सब बात होगा, ठीक है। तो अब आइएगा द्वीप और प्रायद्वीप। देखिए, द्वीप का परिभाषा होता है वैसा भूभाग जो चारों तरफ जल से घिरा हो, जल से घिरा हो। वैसा भूभाग जो चारों तरफ जल से घिरा हो उसी को कहा जाता है द्वीप। वैसा भूभाग जो चारों तरफ जल से घिरा हो उसे ही कहा जाता है द्वीप। जैसे भारत के संदर्भ में अगर आप देखते हैं तो भारत के दक्षिणी पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी है, और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को देख सकते हैं, चारों तरफ जल से घिरा हुआ है, चारों तरफ जल से घिरा हुआ है। ये जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का इलाका है, और ये चारों तरफ आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी के पानी से घिरा हुआ है। फिर उसी प्रकार भारत के दक्षिणी पश्चिमी भाग में आइएगा तो यहां पर छोटा छोटा द्वीप मिलेगा जो अरब सागर के जल से चारों तरफ से घिरा हुआ है, अरब सागर के जल से चारों तरफ से घिरा हुआ है। तो भारत में यूं तो सैकड़ों द्वीप है भारत में। उत्तरी अंडमान द्वीप, दक्षिणी अंडमान द्वीप, मध्य अंडमान द्वीप, लिटिल अंडमान द्वीप, कार निकोबार द्वीप, ग्रेट निकोबार द्वीप, लिटिल निकोबार द्वीप, न्यूमूर द्वीप, इसके अलावे कुरिया मुरिया द्वीप, इसके अलावे अमीनी द्वीप, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के अंतर्गत कन्ना मोड़े द्वीप, मिनिकाय द्वीप, आलिया बेट द्वीप,
खादिया बेट द्वीप, ये सब द्वीप है। यूं तो भारत में सैकड़ों द्वीप है, लेकिन उन सैकड़ों द्वीपों को हम लोग दो भाग में बांटकर पढ़ते हैं। एक बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और दूसरा अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप समूह। दूसरा अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप समूह। समझ गए? अब ऐसे तो द्वीप सब के बारे में तीसरा चैप्टर में विस्तार पूर्वक आपको पढ़ने को मिलेगा, लेकिन फिर भी यहां पर द्वीप का परिभाषा आपने जान लिया है। इसके अलावे द्वीप के परिभाषा को समझने के लिए जो है विश्व का मानचित्र भी आप एक बार देख सकते हैं। जैसे विश्व का मानचित्र अगर आप देखेंगे तो विश्व के मानचित्र के अंतर्गत यहां पर आपको एक द्वीप मिलेगा। यह है आपको मेडागास्कर द्वीप। मेडागास्कर द्वीप यह भी चारों तरफ जल से घिरा हुआ है, आप देख सकते हैं। फिर इसके अलावे यहां पर आपको मिलेगा ग्रीनलैंड द्वीप। ग्रीनलैंड द्वीप, और ये जो ग्रीनलैंड द्वीप है, बात अगर ग्रीनलैंड द्वीप की जाए तो जो ग्रीनलैंड द्वीप है यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। जो ग्रीनलैंड द्वीप है यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। देखिए, ग्रीनलैंड मतलब हरी भरी भूमि, यानी लग रहा है कि मानव आबादी अच्छा खासा रहता होगा, लेकिन वैसी बात नहीं है। ग्रीनलैंड भौगोलिक तौर पर अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ अमेरिका के नजदीक है, और नॉर्थ अमेरिका के अंतर्गत कनाडा के नजदीक है ग्रीनलैंड। लेकिन इस पर अगर राजनीतिक अधिकार देखा जाए तो इस पर राजनीतिक अधिकार यूरोप महादेश का है। यूरोप महादेश का है, और यूरोप महादेश के अंतर्गत एक देश है डेनमार्क। यूरोप महादेश के अंतर्गत जो है एक देश यहां पर है, आपको छोटा सा देश है डेनमार्क। डेनमार्क का ही अधिकार ग्रीनलैंड पर है। डेनमार्क का ही अधिकार ग्रीनलैंड पर है। ग्रीनलैंड जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, भौगोलिक तौर पर यह नॉर्थ अमेरिका के अंतर्गत आता है और देश के संदर्भ में कनाडा के अंतर्गत आता है, लेकिन राजनीतिक तौर पर इस पर यूरोप का अधिकार है, और यूरोप के अंतर्गत राजनीतिक तौर पर इस पर डेनमार्क का अधिकार है। इस पर डेनमार्क का अधिकार है। अगर आपके बिहार एसआई एग्जाम की हम बात करें तो आपके बिहार एसआई एग्जाम में, आपके बिहार एसआई एग्जाम की अगर हम बात करें तो जो आपका बिहार एसआई एग्जाम होता है उसमें एक प्रश्न पूछा है, और ये पूछा है 2446 पोस्ट मेंस में। 2446 पोस्ट मेंस का क्वेश्चन आप जाकर के देखिएगा तो उसमें एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कि ग्रीनलैंड पर निम्न में से किस देश का अधिकार है, तो उस प्रश्न का उत्तर हो जाता ग्रीनलैंड पर जो है डेनमार्क का अधिकार है। डेनमार्क का अधिकार है। राजनीतिक अधिकार मतलब ग्रीनलैंड के ऊपर जो शासन प्रशासन चलाया जाता है, शासन प्रशासन डेनमार्क के द्वारा चलाया जाता है। ग्रीनलैंड के ऊपर राजनीतिक अधिकार डेनमार्क का है। इसका मतलब यह है कि ग्रीनलैंड के ऊपर जो शासन प्रशासन चलाया जाता है, ग्रीनलैंड के ऊपर शासन प्रशासन डेनमार्क के द्वारा चलाया जाता है। इसका मतलब ये होता है। समझ गए? इसके बाद आपको अगला है प्रायद्वीप। प्रायद्वीप, और एक बात आप जानिए, द्वीप, प्रायद्वीप, खाड़ी, ये सब का परिभाषा भी पूछ देता है। ये सब एक प्रकार से कहिए शब्द है। मिश्रित खेती, जैविक खेती, संविधानवाद, न्यायिक पुनर्विलोकन, ये सब शब्द है। ये सब शब्द का अर्थ आपसे पूछता है। ये सब शब्द का परिभाषा आपसे पूछता है। और भले
आपके बिहार एसआई एग्जाम में नहीं पूछा है, लेकिन अन्य एग्जामों में पूछा जाता है। इतिहास के तो कुछ शब्द का अर्थ आपके बिहार एसआई एग्जाम में पूछा है। आप क्वेश्चन बैंक पलट के देखिए, आपको मिल जाएगा। विशेष तौर पर 2213 और 2446 वाले एग्जाम में देखिए, और संभवतः 1275 वाला में भी पूछा है किसी शब्द का अर्थ इतिहास के संदर्भ में। तो कहीं कहीं कोई कोई शब्द का अर्थ या कोई कोई शब्द का परिभाषा पूछता है। तो द्वीप, प्रद्वीप, खाड़ी, इस सब का जो है परिभाषा आपको जानना चाहिए, और जानने के साथ साथ जो है आपको इस सब का परिभाषा याद भी रखना चाहिए, क्योंकि पूछ दिया जाता है। समझ गए? तो दूसरा है आपको प्रद्वीप। प्रद्वीप देखिए, प्रद्वीप, अगर प्रद्वीप की बात की जाए तो जो प्रद्वीप है वैसा स्थलखंड जो तीन तरफ जल और एक तरफ स्थलखंड से घिरा हो, वही कहलाता है प्रद्वीप। वही कहलाता है प्रद्वीप। वैसा भूभाग, वैसा भूभाग जो तीन तरफ, वैसा भूभाग जो तीन तरफ जल और एक तरफ स्थल से घिरा हो, स्थल से घिरा हो, स्थल से घिरा हो, प्रद्वीप कहलाता है। स्थल से घिरा हो प्रद्वीप कहलाता है, प्रद्वीप कहलाता है। जैसे अगर आप दक्षिण भारत को देखेंगे, यानी भारत के दक्षिणी भाग को देखेंगे, तो दक्षिण भारत को हम लोग प्रद्वीपीय भारत या प्रद्वीप भारत भी कह सकते हैं। मानचित्र के ऊपर इस मानचित्र में आपको जो भारत देश दिख रहा है, इसमें आप सब लोग जानते हैं कि भारत के बीचों बीच से होकर कर्क रेखा गुजरती है। जो कर्क रेखा भारत को दो भाग में, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में विभाजित करती है। नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी भारत है। तो जो दक्षिणी भारत है, जो दक्षिणी भारत है, ये दक्षिणी भारत के पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिमी भाग में अरब सागर है और दक्षिणी भाग में हिंद महासागर है। तो दक्षिणी भारत तीन तरफ जल से घिरा हुआ है। दक्षिणी भारत तीन तरफ जल से घिरा हुआ है, जिस वजह से दक्षिणी भारत को हम लोग प्रद्वीपीय भारत भी कहते हैं, प्रद्वीपीय भारत भी कहते हैं। तो दक्षिणी भारत कहिए या प्रद्वीपीय भारत कहिए, बात बराबर है। और प्रद्वीप का परिभाषा जो हमने आपको बतलाया है उसको फुलफिल करता है दक्षिणी भारत। तीन तरफ जल से और एक तरफ स्थल खंड से घिरा हुआ है। अगर विश्व के सबसे बड़े प्रद्वीप की बात की जाए तो विश्व के मानचित्र पर आप आइएगा तो विश्व का जो सबसे बड़ा प्रद्वीप नजर आएगा वो है आपको अरब प्रद्वीप। ये है आपको अरब प्रद्वीप, ये है आपको अरब प्रद्वीप। और जो अरब प्रद्वीप है, अरब प्रद्वीप है, अरब प्रद्वीप की अगर हम लोग बात करें तो ये अरब प्रद्वीप ही जो है आपको विश्व का सबसे बड़ा प्रद्वीप है। अरब प्रद्वीप ही विश्व का सबसे बड़ा प्रद्वीप है। तो सबसे बड़ा प्रद्वीप अरब प्रद्वीप है। अगर आप अरब प्रद्वीप को देखें तो अरब प्रद्वीप के अंतर्गत सऊदी अरब आता है, यमन आता है, ओमान आता है, यूएई आता है। ये सब अरब प्रद्वीप के अंतर्गत आता है। और अरब प्रद्वीप के अंतर्गत जो है आपको अरब प्रद्वीप के
पश्चिमी भाग में आएंगे तो यहां पर लाल सागर मिलेगा, इसके पूर्वी भाग में आएंगे तो फारस की खाड़ी मिलेगा, और इसके दक्षिणी भाग में आएंगे तो आपको अरब सागर मिलेगा, अरब सागर मिलेगा। तो ये जो अरब प्रायद्वीप है, ये अरब प्रायद्वीप ही विश्व का जो है आपको सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। तो द्वीप और प्रायद्वीप के विषय में हो गया। मेनली द्वीप और प्रायद्वीप के परिभाषा को समझाना था, और साथ ही साथ जो है विश्व का सबसे बड़ा कौन है इस बात को बतलाना था। तो ये हो गया है। और इसके अलावे अगर हम लोग देखें तो अब जो है समुद्री तट को लेकर के आगे हम लोग बात करेंगे, समुद्री तट को लेकर के आगे हम लोग बात करेंगे। तो समुद्री तट, समुद्री तट समुद्री तट देखिए, समुद्री तट को अब हम लोग समझते हैं, लेकिन उससे पहले जितना समझाएं उतना याद कर ले। क्या विचार बताइए। भारत का जो समुद्री तट है, जो टेढ़ी मेढ़ी है, उस टेढ़ी मेढ़ी समुद्री तट को जो सीधी रेखा आपस में मिलाती है क्या कहलाती है? आधार रेखा। आधार रेखा और स्थल खंड के बीच जो जल है उसे क्या कहते हैं? आंतरिक जल, आंतरिक जल कहते हैं। प्रादेशिक जल सीमा हो, संलग्न क्षेत्र मंडल हो, अनन्य क्षेत्र मंडल हो, इस सब का निर्धारण कौन रेखा से किया जाए? कौन रेखा से? आधार रेखा से। आधार रेखा से प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई कितना नॉटिकल? 12 नॉटिकल। आधार रेखा से संलग्न क्षेत्र मंडल की लंबाई कितना नॉटिकल? कितना? अच्छा एक बात बताइए, प्रादेशिक जल सीमा से संलग्न क्षेत्र मंडल की लंबाई कितना? 12 नॉटिकल मील। आगे बताइएगा, आधार रेखा से अनन्य क्षेत्र मंडल की लंबाई 200 नॉटिकल मील। आगे बताइएगा, संलग्न क्षेत्र मंडल से अनन्य क्षेत्र मंडल की लंबाई 176 नॉटिकल मील। और 1 नॉटिकल मील बराबर कितना किलोमीटर होता है? 1.8 किलोमीटर होता है। और अनन्य क्षेत्र मंडल के बाद का जो इलाका होता है वो कहलाता है हाई सी, उच्च सागर कहलाता है। अनन्य क्षेत्र मंडल के बाद का जो समुद्री इलाका होता है वह उच्च सागर कहलाता है। और उच्च सागर के ऊपर विश्व के सभी देशों का एक समान अधिकार होता है। विश्व के सभी देशों का एक समान अधिकार होता है। समझे? आगे बताइए। द्वीप किसे कहते हैं? वैसा भूभाग जो चारों तरफ जल से। द्वीप किसे कहते हैं? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? कौन है? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड पर राजनीतिक अधिकार किस देश? डेनमार्क का। आगे बताइएगा, प्रायद्वीप किसे कहते हैं? प्रायद्वीप किसे कहते हैं? भारत के कौन से हिस्से को प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं? दक्षिणी भारत। दक्षिणी। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है? कौन है? अरब प्रायद्वीप है। याद हो न गया? चलिए।
देखिए, ध्यान दीजिएगा। भारत है, काहे इधर उधर करने रहा है? शांत रहिए, इधर उधर मत कीजिए आप लोग। देखिए, और बोल रहे हैं इधर उधर मत कीजिए तो और बतियाना शुरू कर दिया। देखिए कितना बढ़िया से बतिया रहा है। हट, उठा के दो क्वेश्चन पूछेंगे, नानी याद आ जाएगा। आप लोग की नानी जिंदा है कि मर गई? जिंदा है ना। चलिए, समुद्री तट। देखिए, समुद्री तट, समुद्री तट। देखिए, भारत समुद्र के साथ सीमा बनाती है और भारत समुद्र के साथ जो सीमा बनाती है, भारत का राज्य जैसे गुजरात है, ये समुद्री सीमा बनाती है। महाराष्ट्र है, ये समुद्री सीमा बनाती है। कर्नाटक है, समुद्री सीमा बनाती है। ओडिशा है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल है जो समुद्री सीमा बनाती है। तो अलग अलग राज्य में, अलग अलग राज्य में समुद्री सीमा को, अलग अलग राज्य में समुद्री सीमा को अलग अलग नामों से जाना जाता है। अलग अलग राज्य में समुद्री सीमा को अलग अलग नामों से जाना जाता है, अलग अलग नामों से जाना जाता है। अलग अलग राज्य में समुद्री सीमा को जो अलग अलग नामों से जाना जाता है, उसमें कहां क्या कहा जाता है, कभी कताल पूछा जाता है। तो कभी कताल जो पूछा जाता है तो उसको आप जान लीजिए कहां क्या कहा जाता है, समझ गए। तो देखिए, गुजरात में, गुजरात जो समुद्री सीमा बनाता है, इसे हम लोग काठियावाड़ तट कहते हैं। काठियावाड़ तट, गुजरात जो समुद्री सीमा बनाता है, इसे हम लोग काठियावाड़ तट कहते हैं, काठियावाड़ तट कहते हैं। इसके बाद महाराष्ट्र जो समुद्री सीमा बनाता है, इसे हम लोग कोंकण तट कहते हैं, कोंकण तट कहते हैं, कोंकण तट कहते हैं। और विशेष तौर पर दमन और द्वीप से लेकर गोवा तक, विशेष तौर पर दमन और द्वीप इस एरिया में है, और वहां से लेकर गोवा तक का जो तट होता है, इसी को कोंकण तट कहते हैं, कोंकण तट कहते हैं। या महाराष्ट्र के समुद्री तट को कोंकण तट कहते हैं। इसके बाद कर्नाटक का जो समुद्री तट है, इसे हम लोग कन्नड़ तट या केनरा तट कहते हैं। इसे हम लोग कन्नड़ तट या केनरा तट कहते हैं, कन्नड़ तट या केनरा तट कहते हैं, कन्नड़ तट या केनरा तट कहते हैं। या गोवा से लेकर कर्नाटक के मंगलुरु तक के तट को हम लोग केनरा तट या कन्नड़ तट कहते हैं, केनरा तट या कन्नड़ तट कहते हैं। इसके बाद आपको कर्नाटक के मंगलुरु से लेकर के तमिलनाडु के कन्याकुमारी या केरल का जो तट होता है, इसे हम लोग कहते हैं मालाबार तट। मालाबार तट, मालाबार तट कहते हैं। तो गुजरात के समुद्री तट को काठियावाड़ तट,
महाराष्ट्र या दमन से लेकर गोवा तक के तट को कोंकण तट, गोवा से लेकर कर्नाटक के मंगलुरु या कर्नाटक के तट को केंद्रा तट या कन्नड़ तट, और कर्नाटक से लेकर के तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक के तट को मालाबार तट या केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा मालाबार तट पर ही आया था, बताए हैं हम आपको। और कल जो होमवर्क दिए हैं शुरू किए हैं कि ना? अरे रिवीजन करके शॉर्ट नोट्स बनाने के बारे में कल आप ही के बैच में ना बोले, तो नहीं किए हैं शुरू। कब 9 दिसंबर बीत जाएगा तब कीजिएगा। कितने लोग किए हैं ईमानदारी साथ करा? चलिए कुछ लोग बात मानते हैं, खुशी है इस बात का हमें। बात मांगी क्या? कहाँ आए हैं आप लोग? है के सब नहीं किया? लड़की सब, लड़की में के सब शुरू नहीं किया? खड़ी हो जाओ। अरे खड़ी होइए, है रुकिए, खड़ी होइए, नहीं तो कूट देंगे हम एक तरफ से। माँ कसम है, कौन सबने शुरू किया है शॉर्ट नोट्स बनाना? कौन सबने शुरू किया है? हाय हल्ला मत कीजिए। एक बात बताइए, जो डायरेक्शन देते हैं उन्हें मानिएगा तो कैसे होगा? रिजल्ट होगा। रिजल्ट नहीं होगा तो कोचिंग का रिजल्ट गिर जाएगा, और कोचिंग का रिजल्ट गिरेगा तो हम जिंदा खा जाएंगे सबको एक तरफ से। कहीं शुरू किया? कहीं ना आ रही थी? मारेंगे, मुंह तोड़ देंगे हम। खा करके मोटा गई है, पढ़ती उड़ती ना है जी? है क्या है? हम सत्यनारायण भगवान का कथा कहते हैं क्या? क्या क्या है? चश्मा वाली मारेंगे, चश्मे फोड़ देंगे हम। सिर्फ चश्मा पहनने के लिए टाइम है, पढ़ने लिखने के लिए टाइम ना है क्या? है क्या है? लड़की सब खाली मुंह बनाएगी, मुंह चमकाएगी सब। क्या है, धर्मशाला है क्या जी? है मुंह हम तोड़ देंगे सबका। बैठो, आज से शुरू कर देना है सबको, सबको मां का समय आज से शुरू कर देगी। बैठ जाओ। लड़का सब, तू लोग में को सबने बनाया। मां का समय, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। अच्छा एक बात बताओ, तू लोग, हम तुमको मजाक करने में लगते हैं क्या? कल हम तुमसे मजाक किए थे क्या? काइन शुरू किया है? सबको मां का समय आज से शुरू करेगा सब। बैठ जाओ। चलिए आइए, अब आइए देखिए। इसके बाद तो ये जो है आपको भारत के अलग अलग राज्यों में समुद्री तट को अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये तो पश्चिमी समुद्री तट के विषय में हमने आपको बतलाया है। अब पूर्वी समुद्री तट के विषय में आगे हम आपको बतला रहे हैं। देखिए, जो आपको कन्याकुमारी है, तमिलनाडु के कन्याकुमारी से लेकर, तमिलनाडु के कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा नदी डेल्टा, कृष्णा नदी डेल्टा, कृष्णा नदी डेल्टा है आंध्र प्रदेश में। कृष्णा नदी महाराष्ट्र से निकलती है, कर्नाटक तेलंगाना में बहती हुई आंध्र प्रदेश में प्रवेश करती है, और आंध्र प्रदेश के तट पर ही डेल्टा का निर्माण करती है और अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। तो कन्याकुमारी से, तमिलनाडु का कन्याकुमारी जो कि भारत के सबसे दक्षिण में है मुख्य भूमि के अंतर्गत,
कन्याकुमारी से लेकर के आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी डेल्टा तक के तट को हम लोग कोरोमंडल तट कहते हैं। कोरोमंडल तट कहते हैं। कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट कहते हैं। कन्याकुमारी से लेकर के कृष्णा डेल्टा तक के तट को हम लोग कोरोमंडल तट कहते हैं। या अगर राज्य के संदर्भ में हम लोग देखें तो तमिलनाडु के तट को हम लोग कोरोमंडल तट कहते हैं। या तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों के तट को हम लोग कोरोमंडल तट कहते हैं। और शीत ऋतु में वर्षा कोरोमंडल तट पर ही होता है। अभी शीत ऋतु प्रारंभ होने वाला है, हो गया। हाँ, शीत ऋतु प्रारंभ नहीं हुआ। ऋतु होता है 4 गो, गर्मी, बरसात और क्या होता है? बसंत। अच्छा, शीत ऋतु और देखिए, ठंड का मौसम बेसिकली शुरू होता है 15 दिसंबर से। 15 दिसंबर से, ठीक है। तो ठंड के मौसम में वर्षा कोरोमंडल तट पर होता है। कोरोमंडल तट पर ठंड के मौसम में वर्षा होता है। कोरोमंडल तट पर ठंड के मौसम में वर्षा होता है। अभी ठंड का मौसम आ रहा है, दस्तक दे ही दिया है, तो वर्षा इस तट पर होता है। और देखिए, शीत ऋतु में कोरोमंडल तट पर वर्षा जो है, लौटती हुई मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होता है। लौटती हुई मानसून हिमालय पर्वत से जो है टकराती है, वापस लौटती है। लौटती हुई मानसून जब बंगाल की खाड़ी में आती है, तो बंगाल की खाड़ी, देखिए मतलब एक शब्द में थोड़ा सा गलती होता, ऐसे भी समुद्र का जल खारा होता है ना जी, कह दिए तो क्या होगा। तो समझिए अब आप, है, आइए समझिए। देखिए, जलवायु पढ़िएगा तो वहां पर दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन और उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन के विषय में पढ़ना है। उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन को हम लोग लौटती हुई मानसून कहते हैं। और उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन या लौटती हुई मानसूनी पवन बंगाल की खाड़ी में आती है। और बंगाल की खाड़ी में जब यह आती है, तो लौटती हुई मानसूनी पवन या उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन जो है, बंगाल की खाड़ी से नमी प्राप्त करती है और तमिलनाडु के तट से टकराती है और वर्षा कराती है। तमिलनाडु के तट से टकराती है और वर्षा कराती है। बेसिकली यहां पर दो बात, एक प्रश्न पूछा जाता है और संभवतः आपके बिहार एसआई एग्जाम में पूछा भी गया है। शीत ऋतु में वर्षा भारत के किस समुद्री तट पर होता है? तो आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट। और दूसरा यह कि कोरोमंडल तट पर वर्षा किस मानसूनी पवन से होता है? तो कोरोमंडल तट पर जो वर्षा होता है वह आपको लौटती हुई मानसूनी पवन या उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन से होता है। लौटती हुई मानसूनी पवन या उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन से होता है। अब इसके बाद कृष्णा नदी डेल्टा से लेकर के गोदावरी नदी डेल्टा। अब गोदावरी नदी डेल्टा की अगर हम लोग बात करें तो जो गोदावरी नदी डेल्टा है यह भी आंध्र प्रदेश में ही है, क्योंकि जो गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी महाराष्ट्र से निकलती है, तेलंगाना में बहती हुई आंध्र प्रदेश में प्रवेश करती है और आंध्र प्रदेश में ही गोदावरी नदी डेल्टा का निर्माण करती है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। तो जो गोदावरी नदी डेल्टा है वह भी आंध्र प्रदेश में ही है।
तो कृष्णा नदी डेल्टा से गोदावरी नदी डेल्टा तक का जो क्षेत्र होता है, कृष्णा नदी डेल्टा से गोदावरी नदी डेल्टा तक का जो क्षेत्र होता है, इसे गोलकुंडा तट कहते हैं। इसे गोलकुंडा तट कहते हैं, गोलकुंडा तट कहते हैं। फिर इसके बाद गोलकुंडा तट के बाद का जो ऊपरी समुद्र तट होता है, उसको हम लोग उत्तरी सरकार तट कहते हैं। गोलकुंडा तट के बाद का जो ऊपरी समुद्री तट होता है, इसको उत्तरी सरकार तट कहते हैं, उत्तरी सरकार तट कहते हैं। और फिर जो ओडिशा का तट होता है, इसको हम लोग उत्कल तट कहते हैं। जो ओडिशा का तट होता है, उसको हम लोग उत्कल तट कहते हैं। ओडिशा का जो समुद्री तट होता है, उसको हम लोग उत्कल तट कहते हैं, उत्कल तट। तो ये भारत के समुद्री तट के बारे में हुआ। लेकिन इसके अलावे, ये तो ठीक है, स्टेट वाइज हमने आपको बतला दिया है, लेकिन इसके अलावे देखिए, जो आपको एक सीधे सीधे पूछा जाता है कि भारत के पूर्वी समुद्री तट को क्या कहते हैं, भारत के पश्चिमी समुद्री तट को क्या कहते हैं। अगर सीधे सीधे आपसे पूछा जाए तो भारत का जो पूर्वी समुद्री तट होता है, इसको हम लोग कोरोमंडल तट भी कह देते हैं या कह सकते हैं। और भारत का जो पश्चिमी समुद्री तट होता है, भारत के पश्चिमी समुद्री तट को हम लोग कहते हैं मालाबार तट। मालाबार तट क्या कहते हैं? मालाबार तट, मालाबार तट कहते हैं। बात समझे? तो इसको आप याद रखिएगा। इससे आगे जो है, अब बढ़ते हैं। आ जाइए, आ जाइए। देखिए, अरे आ जाइए, अब आ गए, उधर से जाना चाहिए। स्टेज मेरा है, समझे? स्टेज किसी का नहीं है, स्टेज मेरा है। और साथ ही साथ जिसको सरकारी जॉब लग गया, स्टेज उसका है, और किसी का नहीं है। दूसरा किसी को आने का अधिकार नहीं है। ठीक है, देखिए, इनका रिजल्ट कौन एग्जाम में हुआ होगा बताइए? टीचर में? हैं? टीचर में हुआ, टीचर में नहीं हुआ। रेलवे में भी इनका रिजल्ट हुआ है, और बीपीएससी टीआरई 3 में भी इनका रिजल्ट हुआ है। 1 to 5 या 6 to 8? 1 to 5 में। ये सब देखिए ओरिजिनल टीचर है, समझे? हम लोग तो फेक टीचर हैं। तो टीचर में और रेलवे में इनका रिजल्ट हुआ है। इनकी सफलता के लिए एक बार जोर से ताली मेरे साथ बजाइए इनके लिए। और हम तो आपसे यही चाहेंगे कि आप सब लोग भी कुछ बनिए, ताकि हम आपके लिए ताली बजाएं, समझे? और अगर आप अच्छे छात्र बने रहेंगे और शादी में इनवाइट करेंगे, तो हम आपके शादी में भी जाएंगे। लेकिन अच्छे छात्र बने रहिएगा तब। सबके शादी में थोड़े जाते हैं, एक दिन में 10-10 गो विद्यार्थी का शादी रहता है। सब इंस्पेक्टर है, किसी का बिहार कोई सचिवालय में है, कोई बिहार पुलिस में है, कोई अन्य विभाग रेलवे में है। ठीक है, नहीं, वो नहीं निर्भर करता है दरोगा में। वो निर्भर करता है आप कितने अच्छे छात्र रहे हैं, समझे? उसके ऊपर निर्भर करता है। तो कुछ छात्र सच में अच्छे होते हैं। जैसे हम आपको 30 तारीख को एक शादी में जाने वाले हैं। रंजीत कुमार का नाम हम लेते हैं क्लास में। रंजीत कुमार पटना डिस्ट्रिक्ट का ही है। मतलब एक होता है ना गुदरी का लाल, मतलब वो है वो।
समझे। और जो हम आपको बोलते हैं कि एक लड़का था जो दही रोटी खिचड़ी, हाँ उसी का शादी है, उसी का नाम है रंजीत कुमार, समझे। उसके शादी में, उसका शादी आज 28 तारीख है, आज शादी है, रिसेप्शन 30 को, रिसेप्शन में हम जाएंगे, समझे। पटना जिला ही है, हमको लगता है मसौड़ी साइड है, समझे। जहाँ भी हो जाएंगे उसके शादी में, क्योंकि वो भी बहुत आज्ञाकारी छात्र रहा है। और उसी के बारे में हम आपको बोलते हैं कि एक ही कपड़ा से पूरा क्लास कर लिया था, समझे। और जो है आपको जब वो कपड़ा साफ करता था तो क्लास बंक करना पड़ता था उसको। वही रंजीत कुमार का शादी है, बहुत अच्छा है, स्टूडेंट था, समझ गए। तो सबके शादी में तो नहीं जाना पॉसिबल है, ठीक है, चलिए ठीक है। तो इनकी सफलता के लिए तो ताली आप बजाइए दिए हैं, लेकिन हाँ अब इनको हम एक सलाह देना चाहेंगे। देखिए शिक्षा का बड़ी महत्व होता है। बिहार का शिक्षा तो कैसन है वो बात तो आप जानबे करते हैं। तो आप लोग न्यू कमर जा रहे हैं, तो हम तो आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि पढ़ाइएगा आप, ठीक है। ये और जानते हैं हम अपने विद्यार्थी को, जैसे बीपीएससी टीआरई फर्स्ट, टीआरई सेकेंड में या टीआरई थर्ड में जो भी रिजल्ट हुआ, हम सबको बोलते हैं पढ़ाइएगा। तो इधर जो है बीपीएससी टीआरई फर्स्ट टीआरई सेकेंड वाला जो है, कुछ लड़का लड़की फ़ोन किया, बोला सर हम पढ़ाते हैं ना तो सब हमको पागल समझता है, यानी कहता है बेवजह का मेहनत कर रहा है या कर रही है। तो कभी भी लोग क्या कहता है, जैसे कल रात में ही एक टीचर, यानी अपना संस्थान का स्टूडेंट ही था, टीचर बना है टीआरई फर्स्ट में, वो आया हुआ था। तो वो ये बात कल चर्चा कर रहा था। फिर कभी कल कोई आता है टीचर मिलने के लिए, तो वो सब इस बात की चर्चा करता है। तो देखिए सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, जब तक आप इस चीज से ऊपर नहीं उठिएगा तब तक आप बहुत बड़ा कुछ नहीं कर सकते हैं। और जिस रोज आप इस चीज से ऊपर उठ जाइएगा उस रोज आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो लोग कुछो कहे, लोग के कहने से कोई मतलब ना है। हमारा जो कर्तव्य है, मतलब हमारा जो कर्तव्य है, मतलब हम जो वेतन लेते हैं, यानी आप वेतन लेंगे पढ़ाने का, तो आप ईमानदारी पूर्वक पढ़ाइएगा, ये मेरा सलाह होगा आपको, ठीक है। पढ़ाइएगा ना, हाँ चलिए एकदम पढ़ाएंगे, बोले हैं, ठीक है। और न्यू कमर जो जेन्युइन स्टूडेंट है ना, जैसे टीआरई फर्स्ट में, टीआरई सेकेंड में जिसका भी रिजल्ट हुआ है, जैसे टीआरई फर्स्ट में जो है 40, 41, 42, 45 पर जिस भी सब्जेक्ट में रिजल्ट हुआ, वो सब हम देख रहे हो, वो सब एकदम पढ़ाने वाली ना, वो स्वेटर बुनने वाली सब है, समझ गए। और लड़का का भी जिसका कम में रिजल्ट हो टीआरई फर्स्ट में, लेकिन टीआरई सेकेंड और टीआरई थर्ड जो है इसमें अच्छे अच्छे स्टूडेंट गए हैं, समझिए। टीआरई वन में इनका नहीं हुआ था, खैर कोई बात नहीं है। टीआरई थर्ड में तो होने गया, आप तो मास्टर बनने गए हैं। कहाँ गए हो? हैं? आरा वाले लोग कौन कौन है वो? चलिए वाह। तो आइए, वो जो सॉल है, उस सॉल में जो है ना ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी लिखवाइए, मेरा फोटो छपवाइए, समझे। मतलब ऑर्डर दीजिए नया, आप समझे, कुछ नया होना चाहिए ना। हाँ, तो संस्थान इनकी सफलता के लिए इन्हें सम्मानित करता है। और गिफ्ट का आइडिया आप लोग ने सोच करके बोले हैं हो। चलिए चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं। ठीक, आईफोन बोलिए ना, हम अपना किडनी बेच के आपको दे देते हैं। हमको देखे हैं, मेरे हाथ में आईफोन देखे हैं कभी आप? देखिए उतना ही पेड़ फैलाइए जितनी लंबी चादर है, समझे, आईफोन लेगा। चलिए आइए अब आइए बताइए, गुजरात के समुद्री तट को क्या कहते हैं? महाराष्ट्र के समुद्री तट, कर्नाटक के समुद्री तट, केरल के समुद्री तट, तमिलनाडु के समुद्री तट, आंध्र प्रदेश के समुद्री तट,
ओडिशा के समुद्री तट उत्कल तट कहते हैं। चलिए ठीक है। अब इसके बाद आगे होगा चैनल और जल संधि। तो आगे अब हम आपके साथ चर्चा करेंगे चैनल और जल संधि। चैनल और जल संधि। चैनल और जल संधि, देखिए ध्यान दीजिएगा। आइए समझते हैं। अब देखिए, आपको चैनल और जल संधि, देखिए जैसे जल संधि, जल संधि किसे कहा जाता है? जल संधि या चैनल किसे कहा जाता है? जो चैनल या जल संधि होता है, चैनल या जल संधि दो स्थल खंड को अलग करता है तथा दो जलीय भाग को आपस में जोड़ता है। चैनल या जल संधि की अगर हम लोग बात करें तो जो चैनल या जल संधि होता है, चैनल या जल संधि दो स्थल खंड को अलग करता है और दो जलीय भाग को आपस में जोड़ता है। दो जलीय भाग को आपस में जोड़ता है। तो एक है पाक जल संधि, जो संभवतः आपके बिहार एसआई एग्जाम में पूछा भी है। पाक जल संधि। अगर पाक जल संधि की बात की जाए तो जो पाक जल संधि है, तो जो पाक जल संधि है, पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करता है। भारत एक स्थल खंड है, श्रीलंका एक स्थल खंड है। तो अभी तुरंत चैनल या जल संधि के विषय में हम आपको क्या बतलाए हैं? चैनल और जल संधि के विषय में तो हम आपको यही बतलाए हैं कि चैनल या जल संधि दो स्थल खंड को अलग करता है। तो आप देख रहे हैं यहां पर भारत और श्रीलंका, ये दोनों स्थल खंड है, दोनों को अलग कर रहा है पाक स्टेट। यहां पर तो है लिखा हुआ है पाक स्टेट, पाक जल संधि। और साथ ही साथ जल संधि के विषय में हमने आपको यह बतलाया है कि जो जल संधि होता है, जल संधि दो जलीय भाग को आपस में जोड़ता भी है। तो ये जो पाक स्ट्रेट है, ये बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से आपस में जोड़ता है। जो पाक स्टेट है, ये बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से आपस में जोड़ता है। बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से आपस में जोड़ता है। आप याद कीजिए, मन्नार की खाड़ी कहां है, कच्छ की खाड़ी कहां है, खंभात की खाड़ी कहां है? नहीं बताएं, बताए हैं ना? तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में जो जलीय भाग है, ये मन्नार की खाड़ी ना है ना, ये मन्नार की खाड़ी, और ई बंगाल की खाड़ी ना। तो चैनल या जल संधि का परिभाषा स्पष्ट हुआ, होने गया। तो चलिए, तो जिस प्रकार पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करता है, उसी प्रकार से एक है कोको चैनल। कोको चैनल, देखिए बंगाल की खाड़ी में एक द्वीप है, कोको द्वीप। बंगाल की खाड़ी में एक द्वीप है, कोको द्वीप। कोको द्वीप। और बंगाल की खाड़ी में एक द्वीप, यहां पर जो कोको द्वीप है, कोको द्वीप पर म्यांमार का अधिकार है। म्यांमार का अधिकार है। और कोको द्वीप पर जो म्यांमार का अधिकार है, जो म्यांमार का अधिकार है, कोको द्वीप पर
म्यांमार का अधिकार है और कोको द्वीप को अंडमान निकोबार द्वीप समूह से, कोको द्वीप के दक्षिण आएंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह मिलेगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी ऊपरी हिस्सा अंडमान, नीचे वाला हिस्सा निकोबार। तो जो कोको द्वीप है, कोको द्वीप को अंडमान निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है कोको चैनल, कोको चैनल, कोको चैनल। या कोको द्वीप को अंडमान से अलग करता है कोको चैनल। और कोको द्वीप बंगाल की खाड़ी में है, इस पर अधिकार है म्यांमार का। तो इसके अलावे जो आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत ऊपरी हिस्सा अंडमान कहलाता है और नीचे वाला हिस्सा निकोबार कहलाता है। तो अंडमान को निकोबार से अलग करता है 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। अगर 10 डिग्री चैनल की बात की जाए तो जो 10 डिग्री चैनल है वह अंडमान को निकोबार से अलग करता है। जो 10 डिग्री चैनल है वह अंडमान को निकोबार से अलग करता है। इसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बड़े द्वीप तो मात्र 7 है, लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या 500 से भी अधिक है, 500 से भी अधिक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अगर देखा जाए तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इसमें द्वीपों की संख्या 500 से भी अधिक है, 500 से भी अधिक है। तो जो है आपको ऊपरी हिस्सा अंडमान, नीचे वाला हिस्सा निकोबार, अंडमान को निकोबार से अलग 10 डिग्री चैनल करता है। फिर आपको बड़े द्वीपों में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत बड़े द्वीपों में उत्तरी अंडमान है, मध्य अंडमान है, दक्षिणी अंडमान है और ये लिटिल अंडमान है। ये उत्तरी अंडमान है, मध्य अंडमान है, दक्षिणी अंडमान है और लिटिल अंडमान है। तो जो ये दक्षिणी अंडमान है, दक्षिणी अंडमान में ही पोर्ट ब्लेयर है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है, और पोर्ट ब्लेयर का नाम हो गया है चेंज। हाँ, श्री विजयपुरम, हाँ हाँ बताए तो हैं, टेस्टे में तो बताए हैं, टेस्ट में नहीं बताए, एकदम बताए। फिर ये लिटिल अंडमान है, लिटिल अंडमान है। तो जो दक्षिणी अंडमान है और जो लिटिल अंडमान है, दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है डक्कन पास या डक्कन चैनल, डक्कन पास या डक्कन चैनल। जो डक्कन पास या डक्कन चैनल है वह दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है, दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है। इसके अलावे एक 6 डिग्री चैनल है। देखिए जो 6 डिग्री चैनल है, अगर आप मानचित्र पर आइएगा तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे दक्षिण में है ग्रेट निकोबार, और जो ग्रेट निकोबार द्वीप है, ग्रेट निकोबार द्वीप भारत का सबसे दक्षिणी द्वीप है। जो ग्रेट निकोबार द्वीप है, अगर ग्रेट निकोबार द्वीप की हम बात करें तो जो ग्रेट निकोबार द्वीप है यह भारत का सबसे दक्षिणी द्वीप है, भारत का सबसे दक्षिणी द्वीप है। और इस ग्रेट निकोबार द्वीप के दक्षिण पूरब में आएंगे तो इधर मिलेगा सुमात्रा द्वीप, सुमात्रा द्वीप जिस पर इंडोनेशिया का अधिकार है, जो इंडोनेशिया के अंतर्गत आता है। तो यहां सुमात्रा द्वीप है, तो सुमात्रा द्वीप को ग्रेट निकोबार द्वीप से अलग करता है 6 डिग्री चैनल, 6 डिग्री चैनल। जो 6 डिग्री चैनल है, 6 डिग्री चैनल की अगर हम लोग बात करें तो जो 6 डिग्री चैनल है यह सुमात्रा द्वीप को ग्रेट निकोबार द्वीप से अलग करता है। इसके अलावे
आपको जो है इधर आप आइएगा तो आपको लक्षद्वीप समूह है। लक्षद्वीप समूह के अंतर्गत तो और छोटा छोटा द्वीप है, और लक्षद्वीप के दक्षिणी भाग में आप आएंगे तो हिंद महासागर में एक द्वीपीय देश मिलेगा, मालदीव। मालदीव मालदीव मिलेगा, समझ गए। और आपको मालदीव मिलेगा। मालदीव एक द्वीपीय देश है, छोटा सा देश है, द्वीपीय देश है। लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप मिनिकॉय द्वीप को माना जाता है। मिनिकॉय द्वीप, ये मिनिकॉय द्वीप है, मिनिकॉय द्वीप है। मिनिकॉय द्वीप के दक्षिण में आइएगा तो मालदीव मिलेगा, और उत्तर जाइएगा तो लक्षद्वीप का मुख्य हिस्सा मिलेगा। तो मिनिकॉय द्वीप को मालदीव से अलग, मिनिकॉय द्वीप को मालदीव से अलग करता है 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल। फिर मिनिकॉय द्वीप को लक्षद्वीप के मुख्य भूमि से अलग करता है 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल। और लक्षद्वीप के अमीनी द्वीप को कन्नामोरे द्वीप से अलग करता है 11 डिग्री चैनल। 11 डिग्री चैनल। जो 11 डिग्री चैनल होता है वह लक्षद्वीप के अमीनी द्वीप को कन्नामोरे द्वीप से अलग करता है। लक्षद्वीप में जो 36 द्वीप है उसमें अमीनी द्वीप है, कन्नामोरे द्वीप है, पिटली द्वीप है, ये सब द्वीप लक्षद्वीप में है। मिनिकॉय द्वीप है, ऑनरेट द्वीप है। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उत्तरी अंडमान द्वीप है, दक्षिणी अंडमान द्वीप है, मध्य अंडमान द्वीप है, लिटिल अंडमान द्वीप है, ग्रेट निकोबार द्वीप है। उसी प्रकार से जो है लक्षद्वीप समूह में अमीनी द्वीप है, कन्नामोरे द्वीप है, मिनिकॉय द्वीप है, ऑनरेट द्वीप है, पिटली द्वीप है। ये सब लक्षद्वीप में है। तो लक्षद्वीप में जो अमीनी द्वीप और कन्नामोरे द्वीप है उन दोनों द्वीपों को अलग करता है 11 डिग्री चैनल। मिनिकॉय द्वीप को लक्षद्वीप की मुख्य भूमि से अलग करता है 9 डिग्री चैनल, और मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है 8 डिग्री चैनल। तो ये प्रमुख चैनल और जल संधि के बारे में हुआ। अब इतना हम लोग याद कर लेते हैं और फिर बढ़ जाएंगे आगे। अब सुनिए, कल का होमवर्क है आपका, और सुनिए। स्टाफ कहाँ गया है? कहाँ गया रे? जरा वहीं रहो, सुनो। हाँ, पहले होमवर्क सुनिए आप लोग, देखिए। हाँ, मैपिंग किए थे आप लोग? जो पहला मैपिंग बोले थे किया है ना? मैपिंग करने होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है तो कल हम बता भी देंगे आपको। कल यहाँ पर ब्लैंक मानचित्र लेकर के बता भी देंगे। ऐसे होना चाहिए। आप बच्चा थोड़े हैं जी, 7वां 8वां क्लास के बच्चा को मैपिंग करने होता है। ठीक है, कल 2 चीज का मैपिंग करके आना है आपको। एक चैनल या जल संधि, और दूसरा समुद्री तट। समुद्री तट और चैनल या जल संधि, एक ही मानचित्र पर दोनों चीज का मैपिंग करके लाना है ब्लैंक मानचित्र पर। यह आपका होमवर्क है। कल मैपिंग करके लाएगा, उसी आधार पे क्लास में एंट्री देना। उसका मैप नहीं ले लेना। जो आई कार्ड चेक करता है उसको इन्फॉर्म कर देना। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो कल उठा के पटक देंगे हम, और धो देंगे बढ़िया से तुमको। ठीक है? हाँ, जाओ सुनिए। और ये जो मैपिंग करवा रहे हैं, इस मैपिंग को अलग से रखिएगा आप लोग अच्छे से। उसका एक जो है फाइल बना लीजिएगा। ठीक है? उसको अच्छे से रखिएगा ताकि रिवीजन के टाइम में जो है ना उसको देख सके, और देख करके उसका भी रिवीजन कर सके।
रखिएगा ना। हाँ, तो 2 मैपिंग दिए हैं ना, हो करके लाइएगा ना। अरे बोलिए ना। हाँ, आप तो 2 3 ब्याह वाला है, आपके बात का कोई भरोसा है महाराज। चलिए आइए याद करते हैं। कि याद करवा दिए थे, चैनल नहीं याद करवाना। चलिए, भारत को श्रीलंका से अलग कौन करता? पाक जल सन। भारत को श्रीलंका से अलग कौन करता? कोको द्वीप को अंडमान से अलग कौन करता? कोको चैनल। कोको द्वीप को अंडमान से अलग कौन करता? आगे बताइएगा, कोको द्वीप पर किस देश का अधिकार है? म्यांमार। किसका अधिकार है? म्यांमार का अधिकार है। आगे बताइएगा, अंडमान को निकोबार से अलग कौन करता? 10 डिग्री। अंडमान को निकोबार से अलग कौन करता है? अंडमान को निकोबार से अलग कौन करता है? 10 डिग्री। दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग कौन करता है? दक्कन पास। दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग कौन करता है? ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग कौन करता है? आगे बताइएगा, मालदीव को मिनिकॉय से अलग कौन करता? मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग कौन करता? अमीनी द्वीप को कन्नामोड़े द्वीप से अलग कौन? क्लियर है? जो होमवर्क दिए हैं वो करके ले आइएगा और दिखा करके एंट्री ले लेना है, ठीक है? और कल मेरा ही ना क्लास है। हाँ, ज्योग्राफी का ही क्लास है कल, ठीक ना? पहला अगर में भी नहीं मिला है तो आप एक बार फिर से मेहनत करके बना लीजिए, ठीक है? तो चलिए आज इतना ही रहने दीजिए। होमवर्क दीजिए, है बैठो। देखिए, है बताइए हीरो सब। एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती? अपघटक। बयालीसवें संविधान संशोधन अधिनियम ने कुछ विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिए, इनमें से कौन गलत है? और 5 को विषय न डाला है। कौन कौन 5 विषय? शिक्षा, वन, वजन और माप, वन जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण और न्याय प्रशासन। सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किसने किया? राम मनोहर। ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहां आम्र वर्षा कहते हैं? केरल। नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव जो अभिक्रिया को नियंत्रित करता है? नियंत्रक। फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को कौन केस के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया? मेरठ षड्यंत्र केस। नामदफा नेशनल पार्क कहां है? अरुणाचल। भारत आकार में विश्व का केमा सबसे बड़ा? 7वां ना? पेले का संबंध किस खेल से? वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता? राजेंद्र। वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी? कार्ल मार्क्स। भारतवर्ष में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया है? 1974। कटी बिहू महोत्सव कहां मनाया जाता? विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता?
अगला सेट, सेट नंबर 16, पेज नंबर 513, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 100 तक, और ये पूछेंगे सोमवार को, 1 से लेकर 100 तक, और ये पूछेंगे कब? सोमवार को, सोमवार को ना। हाँ, तो यानी 1 से 50 कल कर लीजिएगा, 1 से 50 कल पूछ देंगे, और 50 से 100 सोमवार को। तो 1 से 50 तक आप, 1 से 50 है, कल पूछेंगे 1 से 50। चलिए हो गया, इतना ही रहने दीजिए आज से, आगे मिलेंगे अगले क्लास में।